तो आप देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज कि आखिर कंपनी कितने टाइप्स की होती है। तो देखो कंपनी जो है बहुत सारे टाइप्स की होती है। कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड कर रखी है। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ दो टाइप्स की कंपनी पढ़नी है। एक होती है हमारी पब्लिक कंपनी और दूसरी होती है हमारी प्राइवेट कंपनी। तो हम यहाँ पर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों की एक साथ बात करेंगे। दोनों को एक साथ समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा। और एक बात मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि यहाँ पर हम कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे और कंपनीज के बारे में सारी बातें किसने बता रखी है, कंपनीज एक्ट 2013 ने। तो पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट कंपनी क्या होती है ये भी हमें कंपनीज एक्ट 2013 में ही जाके देखना पड़ेगा। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को लेकर कंपनीज एक्ट में क्या बोला गया है उसको देखने से पहले हम अपने एक एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने आपके लिए एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल तैयार किया है जिससे आपको बहुत इजी वे में प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का मतलब समझ में आ जाएगा और दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो ग्रुप है। पहला ग्रुप है हमारा ये ऑरेंज वाला जिसके अंदर 10 लोग हैं और दूसरा ग्रुप है ये ग्रीन वाला जिसके अंदर भी 10 लोग हैं। तो ऑरेंज वाले ग्रुप को हम कहेंगे ग्रुप नंबर 1 और ग्रीन वाले ग्रुप को हम कहेंगे ग्रुप नंबर 2। तो दोनों ही ग्रुप के अंदर 10-10 लोग हैं और इन दोनों ही ग्रुप में जो है ये 10 के 10 लोग आपस में या तो फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली मेंबर और रिलेटिव्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप नंबर 1 है उसके अंदर जो 10 लोग हैं वो सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसी तरीके से ग्रुप नंबर 2 में भी हम कह सकते हैं कि जो 10 लोग हैं वो सभी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो अब यहाँ पर जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है इन दोनों ने सोचा कि हम अपनी अपनी एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 के 10 लोगों ने मिलकर पैसा इकट्ठा करना शुरू करा। हर एक पर्सन ने 5-5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे तो टोटल कितना पैसा इकट्ठा हो गया, 50 लाख। उसी तरीके से ग्रुप नंबर 2 के भी हर एक पर्सन ने 5-5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे, टोटल कितना हो गया, 50 लाख रुपए। तो अब दोनों ही ग्रुप ने 50-50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। तो अब जो ग्रुप नंबर 1 है उसने एक कंपनी स्टार्ट करी जो कि थी पब्लिक कंपनी, जबकि मैं अगर बात करूं ग्रुप नंबर 2 की तो इन्होंने स्टार्ट करी एक प्राइवेट कंपनी। ग्रुप नंबर 1 ने पब्लिक कंपनी स्टार्ट करी, ग्रुप नंबर 2 ने प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करी। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जो ग्रुप नंबर 1 है इसकी पब्लिक कंपनी का नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड। वहीं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 की प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में आपको यही दिख गया होगा। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल करती है, वहीं पब्लिक कंपनी अपने नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल करती है। पब्लिक कंपनी का नाम क्या है, एबीसी, आगे उसने क्या इस्तेमाल करा है, लिमिटेड। वहीं प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है, XYZ, लेकिन उसने नाम के आगे क्या लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में कि प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाएगा जबकि पब्लिक कंपनी के नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड लिखा जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो अब इन दोनों ग्रुप्स ने जो है अपनी अपनी कंपनी बना ली। पहले ग्रुप ने जो कंपनी बनाई है उसकी कैपिटल कितनी है, 50 लाख। इन 10 लोगों ने मिलकर कंपनी में 50 लाख रुपए लगाए। उसी तरीके से प्राइवेट कंपनी जो बनाई गई है सेकंड ग्रुप की तरफ से उसकी कैपिटल कितनी है, उसकी भी 50 लाख है, क्योंकि इन लोगों ने भी 50 लाख रुपए में कंपनी स्टार्ट करी। तो दोनों ही कंपनी के पास कैपिटल कितनी है, 50-50 लाख रुपए। अब कुछ टाइम तक तो सब कुछ सही चल रहा था, बढ़िया बिजनेस चल रहा था, लेकिन अचानक से जो है इन दोनों ही कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ जाती है। इन 10 लोगों ने मिलकर दोनों ही कंपनी में 50-50 लाख रुपए तो लगा दिए, लेकिन अब कंपनी को और ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है। कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए कंपनी को और पैसा चाहिए। तो अब यहाँ पर और पैसा कहां से आएगा, इन 10 लोगों के पास जितना पैसा था वो सारा इन्होंने कंपनी को दे दिया। अब इनके पास तो और पैसा नहीं है, तो अब कंपनी के पास और पैसा कहां से आएगा, यही सबसे बड़ा सवाल आता है कि प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, दोनों के दोनों कंपनीज को जब फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो फंड कहां से रेज करेंगी, फंड रेज करने का कौन सा मीडियम होगा प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के पास। अब ये मत कहना कि लोन ले लेगी बैंक से, अपने जान पहचान वालों से पैसा उधार ले लेगी, तो ये तो ले ही सकती है, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे ही फंड रेज करने की बात आएगी, प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, दोनों ही अपनी नाम की तरफ देखेंगे। प्राइवेट कंपनी अपने नाम की तरफ देख रही है तो क्या देखा उसने कि मैं तो एक प्राइवेट कंपनी हूं, और जब पब्लिक कंपनी ने अपनी नाम की तरफ देखा तो उसे पता चला कि मैं तो एक पब्लिक कंपनी हूं। तो यहीं से आता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच। प्राइवेट का मतलब आप क्या समझते हो, सपोज आप कोई प्राइवेट फंक्शन करवा रहे हो, तो प्राइवेट का मतलब इसके अंदर सिर्फ कुछ खास लोग ही इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो लोग आपके जान पहचान के लोग हैं वही इस फंक्शन में आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। जबकि अगर मैं बात करूं पब्लिक फंक्शन की, अगर कोई पब्लिक फंक्शन हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर कोई भी आ सकता है, चाहे फिर वो एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो। तो पब्लिक फंक्शन के अंदर कोई भी आ सकता है, जबकि प्राइवेट फंक्शन के अंदर कुछ खास लोग यानी जो लोग एक दूसरे को जानते हैं सिर्फ वही लोग आएंगे। तो यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है हमारा यहाँ पर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। अगर पब्लिक कंपनी को पैसे की जरूरत है, फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो पब्लिक कंपनी डायरेक्टली पब्लिक के पास जा सकती है और जाकर
पैसों की डिमांड कर सकती है। यानी पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक के बीच में शेयर्स को इशू करेगी, पब्लिक के बीच में जाकर चिल्ला चिल्लाकर पब्लिक को कहेगी कि हमें पैसों की जरूरत है, हमारी कंपनी में आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो शेयर्स खरीदने का क्या मतलब है, सपोज पब्लिक से कुछ लोग आते हैं और आकर कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, बदले में कंपनी जो है उन्हें शेयर्स देगी। शेयर्स का मतलब होता है ओनरशिप। आपने जितना पैसा कंपनी में लगाया, जितने परसेंट कंपनी में लगाया, आप कंपनी के उतने परसेंट के ओनर हो गए। शेयर्स मिलने का मतलब है कि आपको कंपनी की ओनरशिप मिल गई, उन्होंने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी ने बदले में उनको शेयर्स दिए। तो इस तरीके से जो है पब्लिक कंपनी पब्लिक के थ्रू फंड को रेज कर सकती है। तो जो लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे वो लोग कंपनी के मेंबर्स बनते जाएंगे। अभी तक कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग मेंबर कितने थे, 10। तो जैसे ही पब्लिक कंपनी ने शेयर इशू करे, कुछ लोगों ने और आके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा, सपोज 50 लोग और आए, उन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा, तो अब टोटल मेंबर कितने हो गए कंपनी में, 60। 10 पहले वाले और 50 नए वाले, तो अब ये कंपनी 60 लोगों की है। यानी इस कंपनी की ओनरशिप किसके पास है, 60 लोगों के पास। तो इस तरीके से जो है एक पब्लिक कंपनी बड़ी होती जाती है। जब जब उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो मार्केट के अंदर शेयर इशू करती जाती है और फंड रेज करती जाती है। और इसी तरीके से जो है कंपनी के मेंबर्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो तो आप रिलायंस के मेंबर कहलाओगे। तो ऐसे ही जो है पब्लिक कंपनी के मेंबर्स तो कहीं पर भी हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू कर देती है, जो मर्जी चाहे वो खरीद ले, हमें तो पैसों से मतलब है, पैसा आता जाएगा और कंपनी के मेंबर्स बढ़ते जाएंगे। इसीलिए एक बात कही जाती है कि पब्लिक कंपनी का मतलब बड़ी कंपनी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी को लेकर सिर्फ एक सोच बनी हुई है कि प्राइवेट कंपनी का मतलब छोटी कंपनी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो आप प्राइवेट कंपनी को छोटी कंपनी और पब्लिक कंपनी को बड़ी कंपनी नहीं कह सकते, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो कि पब्लिक कंपनी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ लिमिटेड मेंबर्स होते हैं। तो इतनी बात आपको अभी तक समझ में आई। तो जिस तरीके से पब्लिक कंपनी पब्लिक के बीच में गई फंड रेज करने के लिए, क्या उस तरीके से प्राइवेट कंपनी पब्लिक के बीच जा सकती है? तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि ये प्राइवेट कंपनी है, इसके नाम में क्या लिखा है, प्राइवेट। ये जो काम भी करेंगे वो प्राइवेटली करेंगे, यानी ये लोग पब्लिक के पास नहीं जा सकते। ये 10 लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई। ये 10 लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए इन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाई। ये किसी अनजान व्यक्ति को अपनी कंपनी में नहीं घुसने दे सकते। यही तो प्राइवेट कंपनी की लिमिटेशन है। अगर प्राइवेट कंपनी को पैसा चाहिए तो वो पब्लिक के बीच में जाके पैसा नहीं मांग सकती। उसके पास पैसा मांगने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, वो अपने इन एग्जिस्टिंग मेंबर्स से जाके पूछेगी कि हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो क्या तुम कंपनी में और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर ही कंपनी को पैसा दे देते हैं तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स कंपनी में और पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होते, मना कर देते हैं, बोल देते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर वहां पर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि ये जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, ये कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस के पास जाएगी और जाकर उनको अपना बिजनेस मॉडल समझाएगी, उनको बताएगी कि हमें पैसों की जरूरत क्यों है। और अगर वो लोग कंपनी की बात सुनकर सेटिस्फाई हो गए, उनको लगा कि हाँ अगर हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाते हैं तो इससे हमें फायदा होगा, तो उस केस में ये लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। और ये सब बातें जो करी जाएंगी वो प्राइवेटली करी जाएंगी, क्योंकि ये एक प्राइवेट प्लेसमेंट है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास शार्क टैंक। आपने शार्क टैंक देखा होगा, वहां पर जो है लोग आते हैं, उनके पास भी प्राइवेट कंपनी होती है, वो आकर अपना बिजनेस मॉडल समझाते हैं और अगर सामने बैठे लोगों को उनका बिजनेस मॉडल समझ में आया तो वो उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन प्राइवेट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो बदले में उसको क्या मिलता है, इक्विटी मिलती है। आपने देखा होगा क्या बोलते हैं वो, 5% इक्विटी देंगे, 10% इक्विटी देंगे, 15% इक्विटी देंगे। इक्विटी का मतलब अपनी कंपनी में आपको ओनरशिप देंगे। आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, हम आपको बदले में अपनी कंपनी में ओनरशिप देंगे। और ये सब काम कहां पर हो रहा है, एक बंद कमरे में हो रहा है, यानी प्राइवेटली हो रहा है। क्या यहाँ पर पब्लिक इशू निकाला गया, चिल्ला चिल्लाकर कंपनी ने कहा कि हमें पैसे दे दो, नहीं। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर फंड रेज करने का एक तरीका है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो समझ में आ गया आपको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का एक बेसिक डिफरेंस। अगर मैं आपको डायरेक्टली कंपनीज एक्ट की लीगल लैंग्वेज पढ़ाने शुरू कर देता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल देकर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस समझाया। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 क्लॉज 68 में दी गई है। अब ये सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्या होता है, तो देखो कंपनीज एक्ट की बात करूं या फिर मैं किसी भी लॉ की बात करूं, हर किसी लॉ के अंदर, हर किसी एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ सब सेक्शंस होते हैं, कुछ क्लॉजेज होते हैं, कुछ सब क्लॉजेज होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उतना लॉ के डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि सेक्शन क्या होते हैं, सब सेक्शन क्या होते हैं। आप बस इतना समझ लो, सेक्शन नंबर 2 का मतलब है कि पॉइंट नंबर 2, और क्लॉज 68 का मतलब हो गया हेडिंग नंबर 68। तो आप इस तरीके से भी समझ लोगे तो आपका काम अभी अकाउंटिंग के लिए चल जाएगा। बाकी लॉ में हम डिटेल में बात करते हैं कि सेक्शन क्या होते हैं, सब सेक्शन क्या होते हैं, तो उसके बारे में लॉ के अंदर ही डिस्कशन होता है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर हमें प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर। तो क्या बोला गया, एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात प्राइवेट कंपनी के अंदर कि प्राइवेट कंपनी के नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज करा जाएगा प्राइवेट लिमिटेड, तो ये बात तो हमें पता चल गई।
आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2 लोग। तो यहाँ पर बता रखा है कि मिनिमम मेंबर 2 होंगे प्राइवेट कंपनी के अंदर, जबकि मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। अब मैक्सिमम मेंबर के ऊपर 200 की लिमिट क्यों लगाई? क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है और हमने अभी बात करी कि प्राइवेट कंपनी के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर हर कोई आके कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। अब इस 200 की काउंटिंग के ऊपर भी नीचे 2 बातें लिखी गई हैं। पहली बात कि जब आप मैक्सिमम 200 मेंबर्स की काउंटिंग करोगे तो उसके अंदर 2 लोगों को इंक्लूड मत करना। पहला कौन? कंपनी का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, यानी वो एम्प्लॉय जो अभी कंपनी में काम कर रहा है। अगर उसने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीदे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। दूसरा, कंपनी के फॉर्मर एम्प्लॉइज, यानी कंपनी के पास्ट एम्प्लॉइज, जो लोग कंपनी में पहले काम करते थे और जब वो काम करते थे उस टाइम पे उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, बाद में उन्होंने कंपनी छोड़ दी, लेकिन अभी भी इस टाइम पर भी वो कंपनी के मेंबर है, यानी उन्होंने अपने शेयर्स नहीं बेचे, सिर्फ कंपनी छोड़ी है, तो वो लोग भी कंपनी के मेंबर कहलाएंगे। लेकिन कौन से एम्प्लॉइज है? फॉर्मर एम्प्लॉइज है, पास्ट एम्प्लॉइज है, तो आपको उनको भी नहीं गिनना इन 200 में। तो इस 200 के अंदर 2 लोगों को नहीं गिना जाएगा, एक कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जो अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, दूसरे कंपनी के फॉर्मर एम्प्लॉइज। तो समझ में आ गया? अब एक और बात लिखी गई है, जॉइंट होल्डर विल बी कंसीडर्ड एज 1 मेंबर, यानी जॉइंट होल्डर को एक मेंबर गिना जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? सपोज एक प्राइवेट कंपनी है जिस कंपनी का एक शेयर 20,000 रुपए का है। होती है कुछ कंपनियां जिनका शेयर बहुत महंगा होता है, 20,000 का 50,000 तक होता है, डॉलरों में शेयर होता है। तो उसी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी है जिसका एक शेयर 20,000 रुपए का है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 दोस्त हैं जो लोग इस कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उन चारों के पास 5-5 हजार रुपए है। तो वो क्या करते हैं? वो चारों लोग मिलकर 5-5 हजार रुपए इकट्ठे करते हैं, टोटल होगा 20,000 रुपए, और इस 20,000 रुपए से इस कंपनी का एक शेयर खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर खरीदा कितना गया? एक शेयर। कितने लोगों ने खरीदा? 4 लोगों ने। तो ये कंपनी के क्या कहलाएंगे? जॉइंट होल्डर, क्योंकि इन चारों ने मिलकर कंपनी का शेयर खरीदा है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जॉइंट होल्डर को आप एक मेंबर मानोगे, आप इन चारों को 4 अलग अलग नहीं मानोगे। जब आप 200 की मैक्सिमम काउंटिंग करोगे तो वहां पर इन चारों को एक मेंबर माना जाएगा। अगर किसी एक पर्सन के पास पैसा होता तो वो अकेला ही कंपनी का शेयर खरीद सकता था, लेकिन क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है इसीलिए इन 4 लोगों ने मिलकर शेयर खरीदा। तो जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उनको बोला जाता है जॉइंट होल्डर, और उनको हमेशा एक मेंबर की तरह ही काउंट करा जाएगा। तो समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर बात हो रही थी कंपनी के मेंबर्स की। मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए, जबकि मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 200। 200 से ज्यादा कभी नहीं होंगे, और इस 200 की काउंटिंग को लेकर भी 2 कंडीशन है। पहली, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और फॉर्मर एम्प्लॉय को आप एक्सक्लूड करोगे, उनको नहीं गिनोगे। दूसरी, जॉइंट होल्डर को एक मेंबर माना जाएगा। तो समझ में आ गया आपको? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल। अब ये आर्टिकल क्या होता है? तो यहाँ पर देखो 2 डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम एओए बोलते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम एमओए बोलते हैं। तो कंपनी के आर्टिकल्स क्या होते हैं उसको यहाँ से समझते हैं। तो ये हमारे 3 लोग हैं जो कि कंपनी बनाना चाहते हैं, यानी ये लोग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और कंपनी के थ्रू बिजनेस करना चाहते हैं। तो जो पर्सन कंपनी स्टार्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम प्रमोटर्स। तो ये लोग कंपनी स्टार्ट करेंगे तो ये कंपनी के प्रमोटर्स कहलाएंगे। तो अब कंपनी कैसे स्टार्ट होगी? कोई भी कंपनी बनती कैसे है? तो देखो कंपनी कैसे बनती है, कंपनी बनाने का प्रोसेस क्या होता है, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर पूरा प्रोसेस बता रखा है कि आखिर कंपनी किस तरीके से बनती है। तो उतना डिटेल प्रोसेस तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले। तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि आखिर कोई भी कंपनी कैसे बनती है। तो अगर इन 3 पर्सन को कंपनी बनानी है तो ये क्या करेंगे? ये कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में से 2 होते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें से एक होता है हमारा एमओए और दूसरा होता है हमारा एओए। तो एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और वहीं एओए का मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास एमओए। कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसके अंदर जो है कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दे रखी होती हैं, जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस यानी कंपनी का हेड ऑफिस कहां पर होगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, किस पर्पस से आखिर कंपनी बनाई जा रही है, कंपनी बनने के बाद क्या काम करने वाली है, कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, इन सब चीजों के बारे में जो है कंपनी के एमओए के अंदर लिखा होता है। तो एमओए हमारा जो है किसी भी कंपनी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है एओए। एओए का मतलब हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर जो है कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन दे रखे होते हैं। तो कंपनी के इंटरनल रूल्स के बारे में लिखा होता है कंपनी के एओए के अंदर। तो एमओए और एओए ये दोनों किसी भी कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं और इनकी जरूरत कंपनी बनाते समय भी होती है। तो यहाँ पर ये 3 लोग मिलकर कंपनी बनाना चाहते हैं, तो ये 3 पर्संस जो हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। एक हो गया हमारा एमओए और दूसरा हो गया हमारा एओए। अब ये इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे आरओसी के पास। अब ये आरओसी क्या है? तो आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज,
ये जो है हमारी एक तरीके से गवर्नमेंट बॉडी है, या मैं कहूँ गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जिसका मेन काम होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना। ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन करती है। तो ये हमारी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई, जिसके पास हमारे ये 3 प्रमोटर्स कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और कंपनी बनाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो गई, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, उसके बाद जो है आरओसी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, और अगर सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो फाइनली जो है आरओसी कंपनी बनाने की परमिशन दे देता है, कंपनी को रजिस्टर्ड कर लेता है। आरओसी जो है सर्टिफिकेट इशू कर देता है, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड कैसे बनेगी, इस बात का थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो समझ में आ गई आपको बात। अब देखो आरओसी के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी और देता हूँ। पहली बात तो ये हमारी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो कि हमारे एमसीए के अंडर में आती है। तो यहाँ से एक बार आरओसी को समझते हैं। तो ये है हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कि कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करता है और साथ के साथ एलएलपी का रजिस्ट्रेशन भी करता है। अब देखो हर स्टेट के अंदर एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज प्रेजेंट है। अब इन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऊपर नजर रखने के लिए भी गवर्नमेंट ने जो है कुछ रीजनल डायरेक्टर्स बैठा रखे हैं। ये रीजनल डायरेक्टर्स जो हैं रीजनल वाइज हैं, यानी 7 जगह पर हमारे ये रीजनल डायरेक्टर्स के ऑफिसेज हैं, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऊपर नजर रखते हैं। अगर मैं ईस्ट रीजन की बात करूं तो यहाँ पर हमारा कोलकाता के अंदर आरडी का ऑफिस है। वहीं साउथ की बात करें तो चेन्नई के अंदर है, नॉर्थ की बात करें तो न्यू दिल्ली, वेस्ट में हमारा मुंबई के अंदर है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर अहमदाबाद, साउथ ईस्ट के अंदर हैदराबाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर शिलोंग। तो टोटल 7 जगह पर रीजनल डायरेक्टर्स के ऑफिसेज हैं, जो कि ध्यान रखते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहाँ पर देखो एक रीजन नहीं है, जो कि हमारा साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट के अंदर कोई भी आरडी का ऑफिस नहीं है। तो टोटल हमारे 7 रीजनल डायरेक्टर हो गए। अब इन रीजनल डायरेक्टर्स को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो इनके ऊपर आता है हमारा एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, जो कि कंपनी से रिलेटेड काम करती है। तो ये हमारी एक सुप्रीम मिनिस्ट्री हो गई, जो कि सबसे ऊपर आती है। उसके नीचे आता है हमारा रीजनल डायरेक्टर, फिर उसके नीचे आता है हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कि कंपनीज और एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करता है। तो समझ में आ गया आपको कि आखिर कंपनी कैसे बनती है। अब देखो यहाँ पर हमने ये क्यों समझा, हम तो पढ़ रहे थे प्राइवेट कंपनी, तो ये बीच में कहां से आ गया। तो देखो प्राइवेट कंपनी जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हम देख रहे थे कि आर्टिकल्स के अंदर कुछ बातें लिखी हुई थी। तो हम यहाँ पर आर्टिकल्स को समझने आए थे कि आर्टिकल्स क्या होता है। तो आर्टिकल्स का मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इस एओए को ही हम शॉर्ट में आर्टिकल्स बोलते हैं। तो अब चलते हैं वापस। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में ये 3 बातें होना बहुत जरूरी है। प्राइवेट कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके अंदर ये 3 पॉइंट्स हमेशा मेंशन होने चाहिए। पहला प्रोहिबिशन, दूसरा रिस्ट्रिक्शन और तीसरा लिमिटेशन। सबसे पहले तो ये सुनो कि प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि आपको कोई काम करने के लिए मना करा जा रहा है, पूरी तरह बैन करा जा रहा है आपको ये काम करने से, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। जबकि रिस्ट्रिक्शन की बात करूं तो रिस्ट्रिक्शन कहता है कि आप ये काम कर तो सकते हो, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कर सकते हो। यानी रिस्ट्रिक्शन हमेशा कुछ कंडीशंस के साथ आता है, ये मना नहीं करता, बस कुछ कंडीशन लगाता है। तो आखिर क्या प्रोहिबिशन बोली गई है प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में, तो देख लेते हैं। प्रोहिबिशन करा गया है इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिट करा जा रहा है कि वो पब्लिक के पास जाकर पब्लिक को ये नहीं कह सकती कि हमारी सिक्योरिटीज खरीद लो और बदले में हमें पैसा दे दो। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर प्राइवेट कंपनी को पैसा चाहिए तो वो पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि प्राइवेट कंपनी इन्विटेशन नहीं दे सकती पब्लिक को। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को ये नहीं कह सकती कि तुम हमारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लो और बदले में हमें पैसा दे दो। सिक्योरिटीज के अंदर शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड सब आ गए। तो शेयर्स का मतलब तो हमें पता है, लेकिन अब डिवेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो वो भी समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं शेयर्स की बात कर लेता हूँ। तो ये हमारा एग्जांपल है, ये हमारी एक कंपनी है। इस कंपनी के अंदर जो है कुछ लोगों ने पैसा लगाया, यानी इस कंपनी के अंदर जो है कुछ लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं। तो ये हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तो इन्होंने कंपनी को पैसा दिया, तो बदले में कंपनी ने इनको क्या दिया, बदले में कंपनी ने इनको शेयर्स दिए। शेयर्स कैसे दिए जाते हैं, आजकल तो शेयर्स डिजिटली मिल जाते हैं, लेकिन पहले जो है कंपनीज शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट इशू करती थी। तो कंपनी जो है इनको शेयर सर्टिफिकेट देगी और बदले में ये कंपनी को पैसा देंगे। तो यहाँ पर कंपनी के पास पैसा आ गया और इनके पास शेयर होल्डर्स के पास कंपनी की शेयर होल्डिंग आ गई, यानी कंपनी की ओनरशिप आ गई। अब इन्होंने कंपनी के अंदर शेयर्स क्यों खरीदे, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। कंपनी के शेयर्स खरीदने के 2 फायदे होते हैं। पहला होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी आपने कंपनी के अंदर जो कैपिटल लगाई है, जो इन्वेस्टमेंट करी है, वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे कंपनी का शेयर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। मान लो किसी पर्सन ने कंपनी के अंदर 50 शेयर खरीदे, तो 50 शेयर जब खरीदे तब उसका प्राइस चल रहा था 500 रुपए पर शेयर।
अब जो है शेयर खरीदे हुए 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब उस कंपनी के शेयर का प्राइस हो गया 1000 रुपए पर शेयर। तो यहाँ पर जो है ये जो शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 50 शेयर है, इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। जब इसने शेयर खरीदे थे तो एक शेयर का प्राइस 500 रुपए था, लेकिन 2 महीने बाद इसके इन्वेस्टमेंट के अंदर एप्रिसिएशन हो गया, इसकी कैपिटल एप्रिशिएट हो गई। इसने कंपनी के अंदर एक शेयर 500 खरीदा था, यानी 50 शेयर 25,000 के खरीदे थे, और आज इसकी 25,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 हो चुकी है। आज एक शेयर 1000 रुपए का हो चुका है। तो ये तो हो गया सबसे पहला फायदा जो हर किसी शेयर होल्डर को होता है। अब अगर मैं बात करूं दूसरे फायदे की, तो सेकंड जो बेनिफिट होता है शेयर्स खरीदने का वो होता है डिविडेंड। कंपनी जो है शेयर होल्डर के दिए गए पैसों से काम करती है, और इस काम को करने के बाद यानी बिजनेस करने के बाद जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी जो है अपने प्रॉफिट का एक पार्ट निकाल के शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो वो प्रॉफिट का पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच बांट रही है, उस प्रॉफिट के पार्ट को हम डिविडेंड बोलते हैं। तो जब भी आप कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदते हो तो आपको दो तरीके के फायदे होते हैं। पहला होता है आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है, और दूसरा होता है कि आपको कंपनी से डिविडेंड मिलता है। तो ये दो बेनिफिट हो गए शेयर्स खरीदने के। तो आपको शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूं डिवेंचर्स की, कि आखिर डिवेंचर्स क्या होता है, तो ये हमारा डिवेंचर्स का कॉन्सेप्ट है। ये हमारी सेम वही कंपनी है, इस कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो इस बार जो है ये कंपनी अपनी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करना चाहती। ये पब्लिक से पैसा तो लेना चाहती है, लेकिन बदले में अपनी ओनरशिप नहीं देना चाहती। ये कंपनी बोल रही है कि हमने बैंक से भी लोन ले लिया, लेकिन उसके बावजूद हमें पैसों की जरूरत पड़ रही है, हमारे पास पैसों की अभी भी कमी है, तो अब हम क्या करें। पब्लिक से हम पैसा ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने पब्लिक को शेयर इशू करे तो बदले में हमें पब्लिक को अपनी कंपनी की ओनरशिप देनी पड़ेगी, जो कि हम देना नहीं चाहते। तो इस केस में एक बीच का रास्ता निकलता है, जो कि होता है पब्लिक से लोन लेने का। इस केस में जो है कंपनी पब्लिक के बीच जाकर बोलती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन लोन के तौर पे हम तुम्हें पैसों के बदले अपनी कंपनी का डिवेंचर होल्डर बना देंगे। डिवेंचर्स के केस में जो है पब्लिक कंपनी को पैसा देगी, यहाँ पर पब्लिक ने कंपनी को पैसा दिया, और बदले में जो है कंपनी पब्लिक को एक सर्टिफिकेट देगी, जिसको बोलते हैं हम डिवेंचर सर्टिफिकेट। कंपनी को जिस पर्सन ने जितना पैसा दिया होगा उसके हिसाब से उसको उतने डिवेंचर्स मिल जाएंगे। डिवेंचर का कॉन्सेप्ट भी वही सेम शेयर वाला होता है कि एक डिवेंचर का प्राइस इतना है, आपको जितने डिवेंचर खरीदने आप उतने खरीद सकते हो। तो जिस तरीके से शेयर्स खरीदने पे आप शेयर होल्डर कहलाओगे, उसी तरीके से डिवेंचर्स खरीदने पे आप डिवेंचर होल्डर्स कहलाओगे। यहाँ पर डिवेंचर्स के केस की अगर मैं बात करूं, तो डिवेंचर्स के केस में आपको क्या फायदा होगा। अगर मान लो आप किसी कंपनी को पैसा देते हो एज अ लोन, तो बदले में जो है कंपनी भी आपको लोन की तरह ही बदले में इंटरेस्ट वापस करती है। तो कंपनी की तरफ से डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट जाता है। तो डिवेंचर्स का मतलब हो गया कि आप कंपनी को लोन दे रहे हो, यहाँ पर आपको कंपनी की ओनरशिप नहीं मिलेगी, बस बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो समझ में आ गया है, ये हमारा डिवेंचर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर मैं बात करूं बॉन्ड्स की, बॉन्ड्स भी हमारा लगभग सेम डिवेंचर की तरह ही होता है। यहाँ पर भी कंपनी को लोन दिया जाता है और बदले में कंपनी जो है इंटरेस्ट पे करती है। तो बॉन्ड्स और डिवेंचर के बीच सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का फर्क होता है। बाकी आप बोल सकते हो कि डिवेंचर भी एक तरीके का बॉन्ड है, या फिर बॉन्ड भी एक तरीके का डिवेंचर है। तो डिवेंचर और बॉन्ड्स के बीच एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि चाहे शेयर्स हो, चाहे डिवेंचर्स हो, चाहे बॉन्ड्स हो, तीनों की तीनों हमारी सिक्योरिटीज के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर बोला है कि प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिट करा हुआ है कि वो पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती, पब्लिक के पास जाके इन्विटेशन नहीं दे सकती, पब्लिक से नहीं बोल सकती कि तुम हमारी कंपनी में पैसा लगा लो और बदले में जो है हम तुम्हें सिक्योरिटीज दे देंगे, यानी शेयर्स और डिवेंचर्स दे देंगे। तो ये प्रोहिबिशन है प्राइवेट कंपनी के ऊपर। तो प्राइवेट कंपनी को अगर पैसे की जरूरत होगी तो फंड कहां से रेज करेगी, पब्लिक से पैसा लेना तो मना है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्राइवेट कंपनी जो है प्राइवेट प्लेसमेंट का इस्तेमाल करती है। सेकंड है हमारा रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन के बारे में भी लिखा होता है, किस चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर के ऊपर। अब ट्रांसफर ऑफ शेयर का क्या मतलब होता है, जब कभी भी कंपनी के किसी एग्जिस्टिंग मेंबर को कंपनी से बाहर निकलना होता है, अपना पैसा वापस चाहिए होता है, तो उसका तरीका क्या है, वो एग्जिस्टिंग मेंबर जो है अपने शेयर को किसी अदर पर्सन को बेच देगा, इससे उसे उसका पैसा भी मिल जाएगा और वो कंपनी से बाहर भी निकल जाएगा। तो जैसे ही उसने शेयर अदर पर्सन को ट्रांसफर करे, वो कंपनी से बाहर हो जाएगा और अब से वो अदर पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी के मेंबर अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स को अगर अपने शेयर्स को बेचना है तो शेयर के ट्रांसफर को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, यानी कुछ कंडीशन पूरी करनी होंगी, उसके बाद ही प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स अपने शेयर को ट्रांसफर कर पाएंगे। और वो कंडीशन क्या है, हमें ये तो पता है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ लिमिटेड मेंबर ही शामिल हो सकते हैं, कोई भी अनजान पर्सन प्राइवेट कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर जब कभी भी कोई एग्जिस्टिंग मेंबर कंपनी से बाहर निकलना चाहता है, अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, तो उस केस में उस एग्जिस्टिंग मेंबर को सबसे पहले शेयर ट्रांसफर की बात कंपनी को बतानी होगी, कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो जैसे ही कंपनी को पता चलेगा, कंपनी जो है सबसे पहले अपने बाकी एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछेगी कि हमारे पास शेयर ट्रांसफर के लिए आए हैं, क्या तुम्हें खरीदने हैं। तो शेयर ट्रांसफर में सबसे पहला ऑफर किसको दिया जाता है, कंपनी के अदर एग्जिस्टिंग मेंबर्स को।
अगर उन्हीं अदर एग्जिस्टिंग मेंबर्स में से किसी ने शेयर को खरीद लिया तो बात ही खत्म हो गई, शेयर घर के घर में ही रह गए, एक मेंबर ने बेचा, दूसरे मेंबर ने खरीद लिया। लेकिन अगर मान लो कोई भी एग्जिस्टिंग मेंबर शेयर खरीदने को तैयार ना हो तो उस केस में क्या होगा? तो फिर उस केस में जो एग्जिस्टिंग मेंबर शेयर ट्रांसफर करना चाहता है वो चाहे तो किसी आउटसाइडर को भी शेयर ट्रांसफर कर सकता है। अब उसका भी एक अलग प्रोसीजर होता है, एक ट्रांसफर डीड बनती है, उसके बारे में भी बहुत डिटेल में बताया गया है क्या प्रोसीजर होता है, कैसे होता है, उसको अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ दो। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। तो लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम 200 होने चाहिए, यानी प्राइवेट कंपनी के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सेप्ट ओपीसी। अभी इसको छोड़ दो, थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप ये बात समझो कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 बातें दी होती हैं, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन। समझ में आ गई आपको तीनों? उसके बाद आगे क्या बोला गया है? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। अब ये पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है? तो देखो, शेयर कैपिटल का मतलब तो अभी हमने देखा, और अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो वहां पर हम कई सारे टाइप्स की शेयर कैपिटल देखेंगे, जिसके अंदर हमारा वन ऑफ द टाइप है पेड अप शेयर कैपिटल। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमें पेड अप शेयर कैपिटल को बहुत डिटेल में समझना है। लेकिन अगर मैं फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि आखिर पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, तो पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब तो नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी शेयर कैपिटल जो पे कर दी गई है। अब होता क्या है कि कई बार जो है कंपनी शेयर होल्डर से पैसा एक साथ नहीं मंगाती, बल्कि इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। तो उस केस में जितना पैसा शेयर होल्डर पे कर देता है उतना पैसा हमारा पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर आ जाता है। अब एग्जैक्ट पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है उसको एग्जांपल के साथ समझेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ देख लो कि आखिर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है। अगर आपको कोई प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर क्या बोला, कंपनीज एक्ट ने बोल दिया एज में बी प्रिस्क्राइब, यानी कंपनीज एक्ट ने बोला कि हम नहीं बताते कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी चाहिए प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो फिर कौन बताएगा? यहाँ पर कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि रूल्स में बताया जाएगा, और वो रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो जब भी कहीं पर भी आपको प्रिस्क्राइब देखने को मिले, इसका मतलब ये बात रूल्स में बताई गई है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 ने मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल बताने का काम किसको दे दिया? रूल्स को दे दिया। रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स में क्या कोई लिमिट बताई है, क्या कोई अमाउंट बताई है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करा, यानी रूल्स में कुछ भी नहीं लिखा, कोई अमाउंट नहीं बताई, कोई अमाउंट नहीं बताई, कोई लिमिट नहीं बताई। इसका मतलब आप चाहो तो 1 रुपए से भी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब करी नहीं गई अभी तक। पहले करी गई थी, पहले मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब थी, लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट से उस लिमिट को हटा दिया। इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनी बनाने को लेकर हमें मोटिवेट कर रही है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टर। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर कितने हैं? 2, और मैक्सिमम कितने? 15। लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो ओपीसी और स्मॉल कंपनी होती है ये भी एक प्राइवेट कंपनी होती है। इसका क्या मतलब हुआ? कंपनी 4 टाइप्स की होती है, एक प्राइवेट कंपनी, दूसरी पब्लिक कंपनी, तीसरी ओपीसी और चौथी स्मॉल कंपनी। और अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ओपीसी और स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी ही होती है। तो फिर ये तो 2 ही क्लासिफिकेशन हो गए, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। तो बिल्कुल सही है। बेसिकली कंपनी 2 ही तरीके की होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। अब वो अलग अलग तरीके की प्राइवेट कंपनी होती हैं और अलग अलग तरीके की पब्लिक कंपनी होती हैं, तो उसके हिसाब से प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में जितनी बातें हमने पढ़ी हैं ये एक जनरल प्राइवेट कंपनी के ऊपर लगती है, जबकि स्मॉल कंपनी एक अलग टाइप की प्राइवेट कंपनी है, जो ओपीसी है वो एक अलग टाइप की प्राइवेट कंपनी है। अगर आप जनरल प्राइवेट कंपनी की बात करोगे तो आप सेक्शन 2 क्लॉज 68 देख सकते हो, जबकि अगर आप ओपीसी की बात करोगे तो उसके लिए आपको अलग सेक्शन देखना पड़ेगा। स्मॉल कंपनी की बात करोगे वो भी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन एक अलग टाइप की प्राइवेट कंपनी है, उसके लिए आपको एक अलग सेक्शन देखना पड़ेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ओपीसी और स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी ही होती है। तो अब ये ओपीसी क्या होता है? तो ओपीसी का मतलब होता है 1 पर्सन कंपनी, यानी इस कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होता है। तो मिनिमम मेंबर भी 1 है और मैक्सिमम मेंबर भी 1 है। आर्टिकल के अंदर 3 पॉइंट लिखे थे, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन। लिमिटेशन वाले पॉइंट में मैक्सिमम मेंबर बता रखे थे 200। अब ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ओपीसी। अब ये बताओ, ओपीसी का मतलब होता है 1 पर्सन कंपनी, यानी वहां पर मेंबर कितने होने चाहिए? 1, तभी तो वो ओपीसी कहलाएगी, एक से ज्यादा तो नहीं हो सकते। और हमें ये भी पता है ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में ये 3 प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन होनी चाहिए। तो पहली 2 तो ठीक है, वो तो ओपीसी में भी होगी, लेकिन क्या तीसरा पॉइंट लिमिटेशन वाला ओपीसी के अंदर हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर तो एक ही मेंबर होता है, तो मैक्सिमम 200 की बात कहां से आएगी? इसीलिए लिखा गया है कि ये जो तीसरा पॉइंट है ये ओपीसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता।
एक्सेप्ट ओपीसी, ओपीसी को इस तीसरे पॉइंट से बाहर करा गया है। तो समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हमें गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर। यहाँ पर सबसे पहली बात क्या लिखी है कि पब्लिक कंपनी के नाम के लास्ट में क्या लिखा होता है, लिमिटेड। हमने देखा था अगर पब्लिक कंपनी का नाम एबीसी है तो उसके लास्ट में लिमिटेड लिखा होना जरूरी है। अब पहला पॉइंट क्या कहता है, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कंपनी दो ही टाइप की होती है, या तो पब्लिक या प्राइवेट। तो अगर कंपनी प्राइवेट नहीं है इसका मतलब वो कंपनी पब्लिक है। अब अगर कंपनी प्राइवेट नहीं है तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में जो जो बातें लिखी होती हैं वो पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में नहीं लिखी होती। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखो, पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई प्रोहिबिशन नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती। इसका मतलब पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक को इन्विटेशन दे सकती है, पब्लिक को बोल सकती है कि हमारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लो, हमारी सिक्योरिटीज खरीद लो। पब्लिक कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होती इस तरीके की। पब्लिक कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, वो जिसको चाहे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती शेयर ट्रांसफर को लेकर। उसी तरीके से लिमिटेशन कोई नहीं होती पब्लिक कंपनी के मेंबर्स के ऊपर। सेकंड पॉइंट देखो, पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए, जबकि मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट ही नहीं है। पब्लिक कंपनी के अंदर अगर आप पब्लिक को इन्वॉल्व करते हो तो फिर वहां पर लिमिट का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पब्लिक कंपनी के तो हजारों लाखों में मेंबर्स होते हैं, तो वहां पर तो मैक्सिमम लिमिट लगाने का मतलब ही नहीं है। अब बात करें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, तो वही सेम प्राइवेट कंपनी वाला हिसाब है। आप चाहे तो 1 रुपए से भी पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर लो। सेक्शन 2 क्लॉज 71 ने बोला कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रूल्स बताएंगे, बोल दिया एज में बी प्रिस्क्राइब, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स में कुछ लिखा ही नहीं है, नथिंग प्रिस्क्राइब। तो सेम बात है प्राइवेट कंपनी की तरह। आगे देखो लास्ट पॉइंट क्या बोला गया है, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इवन दो प्राइवेट विल बी डीम्ड पब्लिक कंपनी। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझते हैं एग्जांपल से। ये हमारा एग्जांपल है, यहाँ पर हमारे पास दो कंपनी है, एक है एबीसी लिमिटेड और दूसरी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। नाम से ही समझ में आ रहा है एबीसी एक पब्लिक कंपनी है और XYZ एक प्राइवेट कंपनी है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, एबीसी लिमिटेड हमारी एक होल्डिंग कंपनी है और XYZ प्राइवेट लिमिटेड हमारी एक सब्सिडरी कंपनी है। तो अब ये होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, पहले इसी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो दो कंपनी है हमारे पास, एक है एबीसी लिमिटेड और दूसरी है XYZ लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड हमारी होल्डिंग कंपनी है और XYZ हमारी सब्सिडरी कंपनी है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं होल्डिंग कंपनी की, तो होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी के नाम से भी जानते हैं। जिस तरीके से आपके पेरेंट्स जो हैं आपका ध्यान रखते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर होल्डिंग कंपनी भी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। अब सवाल आता है कि किसको कंट्रोल करती है, तो होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करती है। यानी यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी का मतलब वो कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, और सब्सिडरी कंपनी का मतलब वो कंपनी जो होल्डिंग कंपनी से कंट्रोल हो रही है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब सवाल आता है कि ये कंट्रोल किस तरीके का है, तो यहाँ पर बता रखा है कि कंट्रोल किस तरीके का है। एग्जांपल से समझते हैं इस कंट्रोल को। होल्डिंग कंपनी है एबीसी लिमिटेड और सब्सिडरी कंपनी है XYZ लिमिटेड। इतना देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो एबीसी लिमिटेड है वो XYZ लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो रही है। अब सवाल आता है कि कंट्रोल किस तरीके का है, किस चीज को कंट्रोल करना है, सब्सिडरी कंपनी के मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना है। बीओडी का मतलब हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर एबीसी लिमिटेड XYZ लिमिटेड के मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है तो उस केस में एबीसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और XYZ लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर लिखा हुआ है और या तो मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना है, या फिर एक और चीज बता रखी है, अगर उसको भी कंट्रोल कर लेते हो तो भी काम चल जाएगा, तो भी ये कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी। तो वो क्या चीज है, मोर देन 50% वोटिंग पावर। अगर आप किसी कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग पावर को कंट्रोल कर लेते हो तो उस केस में भी वो कंपनी सब्सिडरी हो जाएगी और कंट्रोल करने वाली कंपनी होल्डिंग बन जाएगी। यहां से समझो, अगर एबीसी लिमिटेड XYZ लिमिटेड के मोर देन 50% वोटिंग पावर को कंट्रोल कर लेती है तो उस केस में भी XYZ लिमिटेड एक सब्सिडरी कहलाएगी और एबीसी लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। अब वोटिंग पावर कहां से आती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स से। तो यहां पर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर लिया जाए या फिर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर को कंट्रोल कर लिया जाए, दोनों ही केस में कंट्रोल होने वाली कंपनी सब्सिडरी कहलाएगी और कंट्रोल करने वाली कंपनी होल्डिंग कहलाएगी। होल्डिंग कंपनी का हमारा सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 46 और सब्सिडरी कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 87। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, एबीसी लिमिटेड हमारी एक होल्डिंग कंपनी है और XYZ प्राइवेट लिमिटेड हमारी एक सब्सिडरी कंपनी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एबीसी लिमिटेड कंट्रोल कर रही है XYZ प्राइवेट लिमिटेड को। तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी एक पब्लिक कंपनी है जबकि सब्सिडरी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। तो अब हम देख क्या रहे थे, क्या लिखा गया था, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इवन दो प्राइवेट विल बी डीम्ड पब्लिक कंपनी। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हमेशा पब्लिक कंपनी ही मानी जाती है, फिर चाहे वो सब्सिडरी प्राइवेट ही क्यों ना हो। यहाँ पर XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो सब्सिडरी है एक पब्लिक कंपनी की,
इसीलिए उसको भी डीम्ड पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। तो समझ में आ गया आपको? तो यही लिखा था यहाँ पर, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इवन दो प्राइवेट विल बी डीम्ड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हमेशा पब्लिक कंपनी ही मानी जाती है, फिर चाहे वो सब्सिडरी एक्चुअल में प्राइवेट ही क्यों ना हो। समझ में आ गया? तो ये था हमारा पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट। तो अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं प्राइवेट कंपनी के एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे पास लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी एक प्राइवेट कंपनी है क्योंकि इसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। उसी तरीके से मालाबार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, तो ये दोनों हमारी प्राइवेट कंपनी हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी का एग्जांपल, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड, तो ये हमारी एक पब्लिक कंपनी है। उसी तरीके से भारतीय एयरटेल लिमिटेड, तो ये भी हमारी एक पब्लिक कंपनी है। तो ये हो गए हमारे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के एग्जांपल। तो हमने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के कॉन्सेप्ट को यहां से शुरू करा था जब हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। वहीं अगर पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। तो मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं वो तो हमने समझ लिया, लेकिन आखिर किसी भी कंपनी के अंदर मेंबर बना कैसे जाता है? अगर हम किसी कंपनी के अंदर मेंबर बनना चाहें तो हम मेंबर कैसे बन सकते हैं? तो प्राइवेट कंपनी के केस में तो मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट कंपनी के केस में अगर आपको मेंबर बनना है तो वहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम कंपनी के मेंबर बनते हैं। तो यहाँ पर तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स की बात आती है। लेकिन अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी के केस में तो कोई भी पर्सन कहीं पर भी बैठा हो वो चाहे तो कंपनी का मेंबर बन सकता है। पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो हैं वो शेयर मार्केट में मिलते हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज में मिलते हैं। अब होता क्या है, हर पब्लिक कंपनी को अपने आप को लिस्ट करवाना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में। लिस्टेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड। तो पब्लिक कंपनी जो है अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करवाती है और फिर उसके बाद पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज में मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी भी पर्सन को पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो वो स्टॉक एक्सचेंज से यानी शेयर मार्केट से जाके खरीद सकता है। बस उसको एक अपना डीमेट अकाउंट बनाना है और वो आराम से किसी भी पब्लिक कंपनी के शेयर्स को परचेज और सेल कर सकता है। तो अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, दो हमारे बहुत ही फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, एक है हमारा एनएसई और दूसरा है हमारा बीएसई। एनएसई का मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का मतलब हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और भी कई सारे हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन ये दो सबसे ज्यादा फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग यहीं पर होती है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब भी कोई उतार चढ़ाव आता है यानी फ्लक्चुएशन आता है तो उसको बोलते हैं हम निफ्टी। वहीं जब बीएससी के अंदर यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई फ्लक्चुएशन आता है तो उसको बोलते हैं हम सेंसेक्स। अब ये उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन का क्या चक्कर है, तो यहाँ पर बात होती है कंपनी के शेयर्स के प्राइस में उतार चढ़ाव आना। निफ्टी के अंदर जो है टॉप 50 कंपनी के शेयर प्राइस को एवरेज कर रखा होता है। तो जो टॉप 50 कंपनी के शेयर प्राइस का एवरेज होता है उसको हम निफ्टी बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा है 50 कंपनीज, तो 50 से बना है यहाँ पर निफ्टी। उसी तरीके से सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज के शेयर प्राइस का एवरेज कर रखा होता है। तो निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, दोनों का मतलब यही है कि शेयर्स के प्राइस में अप एंड डाउन होना। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में इसके हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में कभी किसी और दिन बात करेंगे। एक बात और सुन लो, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है यानी जो शेयर मार्केट होता है उसको रेगुलेट करने का काम, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने का काम सेबी का होता है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज का मतलब है यहाँ पर बाइंग और सेलिंग। सिक्योरिटीज का मतलब होता है यहाँ पर शेयर्स और डिबेंचर्स। तो यहाँ पर सिक्योरिटी को एक्सचेंज करने की बात हो रही है यानी सिक्योरिटी के बाइंग और सेलिंग की बात हो रही है, तो उसको लेकर इंडिया में एक बोर्ड बनाया गया है जिसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेट करता है हमारे शेयर मार्केट को यानी हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। नजर रखता है कि सारा काम जो है वो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हो, शेयर के प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने में किसी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो, सब कुछ जो है मार्केट डिमांड और सप्लाई के ऊपर चल रहा हो। तो शेयर मार्केट को पूरी तरीके से रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेबी। तो समझ में आ गई आपको बात? तो ये हमारा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।